सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है यूनिफेरेस्टिब्यूल का, और आज के इस लेक्चर में हम जो यूरिनरी सिस्टम है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया और यूनिफेरेस्टिब्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। तो आज का ये जो लेक्चर है हम जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको यूरिनिफेरेस्टिब्यूल्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बार बार जिक्र करा था आपका इंटेस्टिशियल फ्लूइड है ना, इंटेस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला करा था। तो बेसिकली मेडुला का इंटेस्टिशियल फ्लूइड है क्या? तो हमारे जो पूरा बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, तो सभी को पता है टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के अराउंड जो होता है इंटेस्टिशियल फ्लूइड पड़ा होता है ना, कुछ सिक्रीशन होती हैं जो फ्लूइड पड़ा होता है ना। तो जो फ्लूइड होता है जो उनमें आयनिक कंसंट्रेशन होता है वो 300 मिली ऑस्मोल होता है, ठीक है। तो जो हमारा मेडुला होता है, पूरी बॉडी का हमारा जो इंटेस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन होता है, आयनिक कंसंट्रेशन, वो 300 मिली ऑस्मोल होता है। बट जो हमारा मेडुला होता है तो मेडुला की स्टार्टिंग पे आपको 300 मिली ऑस्मोल दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाइएगा आपको जो जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। जैसे आप नीचे आते जाइएगा 400, 500, 700, 600, 1200 तक जो है आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है मेडुला की वो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी की वजह से जो इनकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है, जो मेडुला का आयनिक कंसंट्रेशन होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसी के वजह से आपका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है आपका लूप ऑफ हेनलेज में, और वो जो वासा रेक्टस के अराउंड कैपिलरीज होती है उसमें जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, जो एक्सचेंज होता है जिससे आयन का और जो वाटर का एक्सचेंज होता है, परमेबिलिटी होती है, तो वो सब मेंटेन होता है आपका जो मेडुला में आपका जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसके थ्रू। तो जब स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा जो मेडुला होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका इंटेस्टिशियल फ्लूइड जो होता है नॉर्मल होता है, 300 ऑस्मोल ही होता है। बट जब पहली बारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद जो ऑस्मोलैरिटी है वो बिगड़ जाती है ना। तो मैंने आपको बता दी जो इंटेस्टिशियल फ्लूइड होता है मेडुला का वो क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया कि पूरी ह्यूमन बॉडी का जो इंटेस्टिशियल फ्लूइड का जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो 300 मिली ऑस्मोल होता है। बट जो हमारा मेडुला है वहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, मेडुला के इनर साइड में जाते रहते हैं, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है यूरिनरी ब्लैडर उसके बारे में, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ये टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वियर फॉर यूरिन होता है। यूरिन को कुछ टाइम तक ये स्टोर करके रखता है ना। रिजर्वियर होता है कुछ टाइम के तक के लिए। और ये कहाँ पे होता है? ये पेल्विक कैविटी में, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके नीचे लाई कर रहा होता है, पोस्टीरियर साइड में, मतलब जो हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है उसके पोस्टीरियर साइड में लोकेट होता है। और पैराइटल पेरिटोनियम जो होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल की, तो उसके पास में ये लाई कर रहा होता है। जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है, जिससे ये इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो भी पैराइटल पेरिटोनियम की बन जाती है। क्योंकि पैराइटल पेरिटोनियम के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी एक जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली लेयर वो पैराइटल पेरिटोनियम से कवर हो जाती है, ठीक है। जो इनका साइज़ होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो राइज करता है मेम्बर्स टू मेम्बर्स, है ना, वर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स। बट इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जैसे स्टमक में हमने देखा था, है ना, कि 20 टाइम्स जो है स्टमक का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है ना, फूड के अकॉर्डिंगली, कितना फूड आसपास वो है ना। तो वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर का जो नॉर्मल साइज़ होता है ना, वो वैसे जब यूरिन स्टोर नहीं होता उसमें तो वो बहुत छोटा होता है। अब जैसे काफ़ी टाइम से आप यूरिन को स्टोर कर रहे हो, आप जा नहीं रहे, अब भाई आप लेक्चर देखने में लगे हुए, आप पढ़ाई करने में लगे हुए, बट आप जा नहीं रहे वॉशरूम है, तो क्या होगा, उसका जो साइज़ है वैसे वैसे इंक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे जो आपका 150 ml जब कलेक्ट होता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में तो हमें सिग्नल्स आ जाते हैं कि वी शुड हैव टू गो फॉर वॉशरूम, है ना। बट जब आप कंट्रोल करते हैं और आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट लिमिट कितनी होती है? 300 ml। 300 ml तक अगर यूरिन स्टोर हो गया यूरिनरी ब्लैडर में तो आपको सिग्नल्स आएंगे कि भाई अब तो लेक्चर को रोको और जाओ, तो जाओ, जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो सबसे इनर लाइनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की वो म्यूकोजल लेयर की मेम्ब्रेन की होती है, जो किससे बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लेयर से बनी हुई होती है। ये पूरे जो यूट्रस होती है फीमेल की वगैरह, है ना, उसको जाके वहाँ तक की कंटिन्यू होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके होती है? व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी द म्यूकोसा हैज़ न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड द रियोएज। ये जो रियोएज होते हैं ये एक बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में देखा हमने, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए। तो यहाँ पे जो रियोएज होते हैं ये बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका ये काम होता है जब यूरिन स्टोर होने लगता है तो ये जो है ना एक्सपेंड कर जाते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड कर देते हैं यूरिन के स्टोरेज के लिए, ठीक है। जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा लेयर।
ठीक है, विच सपोर्ट द म्यूकोजा मेम्ब्रेन, इट्स कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर। जो सब म्यूकोजा की लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर को कंटेन करती है, और जो फर्स्ट लेयर है उसको सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, जो तीसरी लेयर है द नेक्स्ट लेयर इज मस्कुलैरिस विच इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल। जो मस्कुलैरिस है वो तीसरी लेयर है जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। ठीक है, और ये जो क्या होते हैं, ये सारे जो स्मूथ मसल के फाइबर्स होते हैं आपस में इंटरलॉक होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, और एक डायरेक्शन में जाके सब वो हो रहे होते हैं, इंटरलॉक हो रहे होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से ना, जस्ट सेकेंड, सारे ना कुछ इस तरीके से आप टाइटली इंटरलॉक होते हैं ना। ये तो गैप हो रहा है, यहाँ पे बन भी नहीं रहा है ढंग से, है ना, तो टाइटली इंटरलॉक होते हैं, आपस में इंटरवोवन होते हैं। ठीक है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, डेट्रूजर मसल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कलेक्टिवली जो ये सारे स्मूथ मसल फाइबर जो है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डेट्रूजर मसल्स कहते हैं, जो हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स के होते हैं, और यही जो है एक्सपेल ऑफ यूरिन का काम करती है, मतलब यूरिन को बाहर करना यूरिनरी ब्लैडर से, इसी का काम होता है। On the superior surface, the outer layer of bladder with wall is parietal peritoneum. In the other region, the outer layer is fibrous connective tissue. जैसे टॉप वाली लेयर होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है वो पैराइटल पेरिटोनियम से कवर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जस्ट उसके बाद है हमारा पैराइटल पेरिटोनियम के जस्ट नीचे होता है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है वो पैराइटल पेरिटोनियम से कवर होता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के साइड लेटरल साइड होते हैं वो आपके वही लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं ना। जैसे अगर ये आपका है, अगर यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो ये जो सबके इसकी सुपेरियर लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये किससे कवर है? पैराइटल पेरिटोनियम से, और बाकी ये सारी जो है वो कनेक्टिव फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू इन सबसे कवर है। ठीक है, बातों को आगे बढ़ाते हैं। देयर इज़ अ ट्राइंगल एरिया कॉल्ड द ट्राइगोन फॉर्म बाय 3 ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ना हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें 3 ओपनिंग होती है। ठीक है, 2 तो यूरेटर की होती हैं, है ना, और एक जो ओपनिंग होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के, मतलब जहाँ से जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है ना, तो वो तीनों ओपनिंग जो है आपस में मिली हुई होती है और एक ट्राइगोन का फॉर्मेशन कर रही है, एक ट्राइंगल शेप बना रही होती है जिसे हम ट्राइगोन कहते हैं। हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जब डायरेक्ट ऊपर आके नहीं ओपन हो जाती, जैसे अगर हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो सीधा ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आके यूरेटर जो है वो यहाँ पे आके ओपन हो गया। जो हमारा यूरेटर है वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे घूम के आता है, फिर यहाँ पे आके वो ओपन हो जाता है, दोनों तरफ से ऐसे घूम के आता है और यहाँ पे आके ओपन हो जाता है, मतलब इसका जो बैक साइड से घूम के आता है। ठीक है, 2 ऑफ द ओपनिंग आर ऑफ द यूरेटर्स की ओपनिंग होती है एंड फ्रॉम द बेस ऑफ ट्राइगोन, जो ट्राइगोन का बेस बनाते हैं। स्मॉल फ्लैप ऑफ म्यूकोसा कवर द ओपनिंग एंड एक्ट एज वेल दैट अलाउ द यूरिन टू एंटर द ब्लैडर बट प्रिवेंट इट फ्रॉम बैकिंग अप फ्रॉम द ब्लैडर इन द यूरेटर। ठीक है, जो एक म्यूकोसा होता है ना, तो उसका एक छोटा सा फ्लैप जो होता है वो इसकी जो ओपनिंग होती है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एक म्यूकोसा का छोटा सा फ्लैप होता है वो इसकी ओपनिंग में प्रेजेंट होता है। वो क्या काम कर रहा होता है, वो जो यूरिन का बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है कि यूरिन जो है वापस यूरेटर में ना चले जाए, उसको रोकने का काम किसका रहता है? जो म्यूकोसा का छोटा सा फ्लैप प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, जो वेल्व की तरह काम करता है। ठीक है, द थर्ड ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ ट्राइगोन इज ओपनिंग इन द यूरेट्रा। अ बैंड ऑफ डेट्रूजर मसल्स एनसर्कल दिस ओपनिंग टू फॉर्म द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर। जो ये बैंड है डेट्रूजर मसल्स का, ये इंसर्कल करती है, एक ओपनिंग बनाती है, जो इंटरनल यूथरल स्पिंटर होती है ना। पहले एक इंटरनल स्पिंटर होती है, वो एक एक्सटर्नल स्पिंटर होती है। जो इंटरनल स्पिंटर होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो स्मूथ मसल्स के बनी हुई होती है। जो एक्सटर्नल स्पिंटर होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है कि भाई अभी हमें नहीं जाना, अभी तो हमें लेक्चर देखना है, हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो जो कंट्रोल करते हैं वो एक्सटर्नल स्पिंटर के थ्रू जो है हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, urine flow is controlled by internal sphincter and external urethral sphincter. The internal urethral sphincter is made up of smooth muscles, therefore under involuntary control and prevent urine leakage. वो involuntary होती है। ठीक है, the external urethral sphincter is made up of skeletal muscle, therefore under the voluntary control of urination. skeletal muscles की बनी हुई होती है, इसलिए voluntary होती है ना, हम जो urination को control कर सकते हैं। In males the urethra passes through the penis to open at the
एट इट्स टिप थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मेटस। जो यूरेथ्रल मेटस होता है जो पेनिस के थ्रू जो होता है मेल्स में जाके यूरेथ्रा जो है ओपन हो जाता है, और फीमेल्स में क्या होता है इसके जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। जब मैं आपको फीमेल जेनाइटल सिस्टम करवाऊंगी, जब मेल्स जेनाइटल सिस्टम फीमेल जेनाइटल सिस्टम करवाऊंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो यूरोजेनाइटल जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है ना, तो वो कहाँ पे होती है, मेल में कहाँ होती है और फीमेल में कहाँ होती है, ठीक है। और जो जहाँ पे भी ये डक्ट सारी ओपन हो रही होती है उस जगह को यूरोजेनाइटल साइनसेस कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर का हमारा प्यारा सा एक डायग्राम है। यहाँ पे ये दोनों आपको जो है ये यूरेथ्रल ओपनिंग दिख रही है ना। मैंने बताया ना ऐसे पीछे से आगे खुलती है, ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गई और यहाँ से यहाँ पे खुल गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो पीछे से घूम के आती है, खुलती है। और यहाँ पे आपको जो ट्राइगोन दिख रहा है ना, ये जो ये पूरा एरिया देखिए ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये ट्राइगोन हो गया। तो ये ट्राइगोन जो है जो सबसे नीचे वाला जो ये वाला जो ओपनिंग है या किस चीज़ की ओपनिंग है, यहाँ से जो अभी आपका वो है आपका यूरिन है वो बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल और यूरिथ्रल ऑरिफिस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस दिख रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो ये ऑरिफिस होते हैं इनका मतलब होता है ओपनिंग, है ना, ओपनिंग होता है इनका मीनिंग। तो यहाँ पे जो डायग्राम में ये शो कर रहे हैं ये एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग को शो कर रहे हैं जो इस डायग्राम में है, ओके। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन इन किडनी की। जो हमारी किडनीज हैं इनमें ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो किडनी जो होता है हाईली वेस्कुलाइज ऑर्गन है, हाईली वेस्कुलाइज है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। तो ब्लड कैसे कैसे आता है, जो ब्लड आता है किडनी के अंदर एंट्री होता है ना, वो रीनल आर्टरी से होता है, ठीक है। और जो एग्जिट होता है जो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से चला जाता है, ड्रेनेज से चला जाता है, वीनस से, रीनल वेन से वहाँ से चला जाता है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द किडनी, द रेनल आर्टरी आफ्टर एंटरिंग द किडनी डिवाइड्स इनटू टू सेगमेंट आर्टरीज, ठीक है। जो रेनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर एंटर होने के बाद दो सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। वन गोइंग टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी एंड अनदर इज द पोस्टीरियर पार्ट। एक एंटीरियर पार्ट में चली जाती है किडनी के, एक पोस्टीरियर पार्ट में चली जाती है। जैसे ये किडनी है तो यहाँ से जब एंटर हुआ तो एक एंटीरियर पार्ट में चला गया, एक पोस्टीरियर पार्ट में चला गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ईच ऑफ दिस सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू इंटरलोब्युलर आर्टरीज विच आर लोकेटेड इन द रेनल मेडुलरी पिरामिड्स। उसके बाद ये जो है छोटे छोटे सब वो सेगमेंट्स में और डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम इंटरलोब्युलर आर्टरीज कहते हैं। जो आपके पिरामिड्स वगैरह है इनके पास आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उसमें डिवाइड हो जाते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन का काम चलता है। एंड द कॉर्टिको-मेडुलरी जंक्शन दैट इज अ प्लेस वेयर द रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुलर मीट, ठीक है। जो कॉर्टिको-मेडुलर जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरलोब्युलर आर्टरीज। कॉर्टिको-मेडुलर जंक्शन बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ से एंड होता है कॉर्टिकल का, कॉर्टेक्स का, और स्टार्टिंग होती है मेडुला की। तो उन दोनों का तो सेम पॉइंट हो गया, दोनों का मीटिंग पॉइंट हो गया। तो वहाँ पे जो ये इंटरलोब्युलर आपके आर्टरीज है वो देखने को मिलती हैं। Efferent arteriole arise from the interlobular arteries which finally terminate in the form of highly colloid mass of the glomerulus, कि जो एफरेंट आर्टरीओल है वो कहाँ से इंटरलोबुलर आर्टरीज है वहाँ पे जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये इंटरलोबुलर आर्टरीज होते हैं, इधर उधर घूम के पिरामिड्स के थ्रू रन होके क्या कहाँ चले जाते हैं, एफरेंट आर्टरीओल में कन्वर्ट हो जाते हैं नेफ्रॉन के पास आके। और फिर फिर ग्लोमेरुलस का आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेट ऑफ कैपिलरीज है ना, गुच्छा है एक ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या बनाता है, फिल्टरिंग यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है। द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन रिसीव्स एन एफरेंट आर्टरी विच डिवाइड्स टू फॉर्म द बॉल ऑफ शेप कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है उसका जो नेफ्रॉन्स होता है हर नेफ्रॉन्स के पास जाता है, जो बॉल शेप कैपिलरीज होता है ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल सबके तरफ जाता है, ठीक है। एफरेंट आर्टरी विल ब्रांच टू द फॉर्म द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क विच नरिश द पीसीटी एंड डीसीटी। जो आपका एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है, तो एफरेंट आर्टरीओल एंट्री कहाँ से होती है, एफरेंट आर्टरीओल मतलब जो एंटर हुआ ग्लोमेरुलस में, एफरेंट आर्टरीओल जो एग्जिट हुआ वो हो गया आपका एफरेंट आर्टरीओल, ठीक है। ये क्या, इसका क्या काम होता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है आपका पीसीटी और डीसीटी को। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसी फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है।
फिर वहाँ से क्या होता है, आपका जो रीनल वेन होता है, जस्ट सेकेंड, रीनल विल टेक द सेम कोर्स एज रीनल आर्टरीज। सिमिलरली जो रीनल वेन होते हैं फिर वो रीनल आर्टरीज में जाते हैं। ब्लड फ्रॉम इंटरलोब्यूलर वेन फ्रॉम आर्टिकुलेट वेसल्स, द इंटरलोब्यूलर वेसल विच कन्वर्ज टू फॉर्म द रीनल वेन थ्रू विच द ब्लड लिव्स द किडनी। सिमिलरली जैसे रीनल आर्टरी में देखा, रीनल आर्टरी डिवाइड हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में गया, फिर वो फर्दर डिवाइड हुआ, सब डिवाइड होकर इंटरलोबुलर आर्टरीज बनाई। तो सिमिलरली उसमें वेनस का काम, वेन का काम रहेगा, है ना। वेन का क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी से जाएगी बाहर, है ना। किडनी को भी तो ऑक्सीजन की नीड होता है भाई, इतना काम कर रहा है तो उसको भी तो चाहिए कुछ, तो ऑक्सीजन की नीड होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिमिलरली इंटरलोबुलर वेन, जैसे इंटरलोबुलर आर्टरी थी जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई, और इंटरलोबुलर वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, ठीक है। The efferent article associated with juxtamedullary nephrons form long thin capillary vessels which run straight into the medulla and loop back towards the corticomedullary boundary. These are called the vasa recta. जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे, तो उनका लूप ऑफ हेलने होता है ना। हमारा जो नेफ्रॉन्स होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक उसका जो बोवंस कैप्सूल वाला रीजन है जिसे हम रेनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं वो, और एक ट्रिब्यूल वाला पार्ट होता है जिसमें आपके पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेलने आता है। तो लूप ऑफ हेलने जो रीजन होता है उसके अराउंड ना आपको एक वो कैपिलरीज दिखती है, ब्लड की कैपिलरी दिखती है, जो उसको उसके राउंड में उसको ऐसे ना घुमाते हुए उसके आसपास लिपटी हुई होती है, जो आपका लूप ऑफ हेलने है। तो उसमें क्या काम होता है, जो हमारा लूप ऑफ हेलने है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट देना, ठीक है। और फिर जो मेडुला है उसको भी थोड़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जो और उसको क्या कहते हैं, उस आर्टरी या वेन जो भी है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एक ऐसा कैपिलरी है ब्लड का जो किसके अराउंड होता है, जो आसपास आपके होता है लूप ऑफ हेलने का, और उसको नरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो वासा रेक्टा है इनका एक और फंक्शन होता है, ये भी काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा होता है। जब आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने होता है, जब उसमें आपका जो यूरिन है वो ऊपर जा रहा होता है, तो जो ब्लड है वो वहाँ से नीचे आ रहा होता है ना। तो वो भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने उसके साथ करता है। फिर एक अपने ही जो ब्लड वेसल्स है उनके साथ करता है, क्योंकि एक साइड से ऊपर जा रहा है और दूसरी साइड से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे भी काउंटर करंट मैकेनिज्म जो वो शो करता है। और हमारी एक और कैपिलरीज होती है जो डीसीटी पीसीटी के अराउंड पड़ी रहती है, उसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं उनका ये काम होता है, जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेट कर देती है, उसको फिल्टर कर देती है। वैसे तो पूरा ब्लड जो होता है आपका ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाता है, बट जो कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब उसके बाद भी रिफिल्ट्रेट कर सकते हैं आप, वो करते हैं ब्लड को, उसके बावजूद भी जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है तो वहाँ से जो ट्यूबुलर एक्सचेंज होता है। ट्यूबुलर एक्सचेंज क्या होता है, डायरेक्टली जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज़ कर लेते हैं वेस्ट, फिर वहाँ से जो आपका पीसीटी है वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो भी यूरिया वगैरह है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।